जय हिंद, जय बीजेपी। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियल कंपटीटर, रियल फाइटर 2024 में कौन होगा, कौन टक्कर देगा उन्हें प्रधानमंत्री चुनाव के लिए, या प्रधानमंत्री पद के विपक्षियों का सामूहिक एक कौन दावेदार होगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूकेगा। देखिए, मोर और लेस कहने का मतलब है कि आप देखोगे कि अभी नीतीश बाबू, और ख़ास करके हालांकि ये जब से आरजेडी में गए हैं तब से तो इनका पूरा का पूरा यही है, टारगेट ही यही है कि भाई हमें प्रधानमंत्री जो है बनना है 2024 में और विपक्षियों को एकजुट करना है। इसको लेकर जो है कई एक प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। कई बार दिल्ली में दौरा किए और कह सकते हो कि तेजस्वी यादव जी के साथ जो है वो पूरा का पूरा दिल्ली भ्रमण और कई एक राज्यों का भी भ्रमण कर चुके हैं, जिसमें कि प्रमुख कुछ अगर नेताओं की बात करूं तो वो आए, कांग्रेस से मिले, ठीक है, राहुल गांधी से मिले, फिर एनसीपी के लीडर से मिले, शरद पवार से मिले, इसके बाद जो है देख रहे हो बुलेट की फायरिंग इसके बाद जो है वो कह सकते हो कि केजरीवाल जी से मिले और कई एक कम्युनिस्ट लीडर से भी मिले, ठीक है। फिर उड़ीसा दौरे पे गए, झारखंड दौरे पे गए हेमंत सोरेन से मिलने के लिए। उड़ीसा दौरे के बारे में तो आपको मालूम ही है कि नवीन पटनायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली आके वो इंडिकेट कर दिए, बता दिए लोगों को कि विपक्षी एकता को जुट करने जैसी कोई बातें नहीं हुई। तो नीतीश कुमार को नो एग्जैक्टली वो मतलब समझ गए नीतीश बाबू की भाई पटनायक जी के जो है शब्द क्या हैं और उनके क्या मायने हैं। इसके बाद जो है कई एक ऐसे जो है धुरी थे, फिर वो शिवसेना प्रमुख से भी, पुरानी शिवसेना, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी से वो मिलने गए, ठीक है। तो ऐसे कई एक लीडर्स के साथ उनकी वार्ता चल रही है और वो विपक्षियों को जो है एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम विपक्षियों को एकत्रित कर लेंगे, एकजुट कर लेंगे और ख़ास करके मोदी जी के खिलाफ, और हम उन्हें जो है टक्कर देने के काबिल हो पाएंगे और एक प्रकार से हम काबिलियत रखते हैं। और यह जो है इनका प्रयास तब और अधिक तेज हुआ जब ये जो है राहुल गांधी की इन्होंने देखा कि सदस्यता चली गई। और यह सदस्यता जो है कह सकते हो ना कि उनका जब 2 साल से कोई भी एमपी या एमएलए को सज़ा सुना दिया जाता है तो उनके बाद उनकी जो अभी एमपी एमएलए अगर वो सदस्य भी रहते हैं वो भी चली जाती है और 6 साल के लिए वो प्रतिबंध भी हो जाते हैं। तो उन्हें लगा यह अच्छा मौका है क्योंकि कांग्रेस का प्रबल दावेदार कोई है नहीं। लेकिन रिसेंटली कल ही एक लीडर का बयान सुन रहा था, कांग्रेसी नेता, तो वो कह रहे थे कि अगर पूरे के पूरे जो है कह सकते हो कि ममता बनर्जी हो गई या विपक्ष के जितने भी लीडर हैं, लालू यादव हो गए, शरद पवार हो गए, शिवसेना हो गई, या जो भी विपक्षियों के नेता हैं, वो प्रियंका गांधी का जो है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो है समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव जो है यूपी के कह सकते हो पूर्व सीएम रहे हैं, अभी विपक्षी में बैठे हैं। उनका कहना है कि ये लोकसभा की सीट जीतने के बाद, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद यह तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मोर और लेस कहने का मतलब है ना कि आप अगर देखोगे तो विपक्षियों में भी कई एक धुरी है। कल तक ममता बनर्जी जो है कांग्रेस का सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो है उन्हें लगता है कि नहीं, अब तो हमारी जो है पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी से हटकर जो है एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई, एक रीजनल पार्टी बन गई है, स्टेट पार्टी कह सकते हो। तो उतना जनाधार उनका ग्रेजुअली रिड्यूस होते जा रहा है। तो अब उनका जो शायद ख्याल होगा, अभी देखो राजनीति में कभी भी सिक्के पलट सकते हैं और राजनीति में नो वन इज इन पॉलिटिक्स, नो वन इज परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी। कोई भी कह सकते हो कि हमेशा दोस्त और दुश्मन नहीं होता। परिस्थिति के अनुसार जो है या कुर्सी के लालच में चीज़ें और सत्ताएं या लोगों का संबंध जो है बदलते रहते हैं। तो आप पूरी की पूरी स्थिति को अगर भापोगे और मूल्यांकन करोगे तो ये जो धुरी है, वो जो कभी नीतीश बाबू बनाने का प्रयास कर रहे थे अपने लिए, वो अब कांग्रेस के नेता को लग रहा है कि नहीं, अब हम प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे और जो है पूरी की पूरी जो है
प्राइम मिनिस्टर पद की जो दावेदारी है वो कांग्रेस के पास ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस विपक्षियों की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये जो फाइट है, अब इधर जो है केजरीवाल उठे हुए हैं कि भाई हमारी 2 राज्य में सरकार है, नीतीश बाबू को हम काहे समर्थन करें। ठीक है, तो केजरीवाल को लग रहा है यार हम क्यों नहीं बने प्रधानमंत्री हैं, हमारी 2 राज्यों में सरकार है, अभी दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हम क्यों जो है एक नीतीश बाबू का समर्थन करें जिनके राज्य में ही अपनी प्रबल दावेदारी कह सकते हो या पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, वो दूसरों के भरोसे मतलब दूसरों के कंधों पर रह के अपनी सरकार चला रहे हैं। नवीन पटनायक ने तो मना कर ही दिया, फिर रेड्डी साहब हैं और जो भी स्टालिन वगैरह हैं वो देखिए कितना नीतीश बाबू का जो है समर्थन करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक पूरी की पूरी जैसी स्थिति बन रही है, कांग्रेस अपने आप को फिर से इन्फोर्स कर रही है प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी के लिए, तो हमें नहीं लगता नीतीश बाबू का सपना यह साकार होगा कि वो विपक्षियों को एकजुट करके और अपने कह सकते हो फेस पे मोदी जी को टक्कर दे सके। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस जो है इतनी भी लायक नहीं रहेगी कि वो मतलब विपक्षियों को एकत्रित कर सके, एकजुट रख सके। मतलब विपक्षी एकता की जो धुरी कभी कांग्रेस हुआ करती थी वो नीतीश बाबू, और नीतीश बाबू जदयू का जनाधार कितना है, बिहार में ही कितना, आने वाला 2025 में जो उनका ऐसे भी सुपड़ा साफ होने ही वाला। तो ये पूरी की पूरी स्थिति जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है ना कि आने वाले समय में कौन होगा मोदी जी का जो है को जो है टक्कर दे सके या फाइट कर सके, फिर वही होगा। विपक्षी एकता कहीं बनने नहीं जा रही है। केसीआर वगैरह हमेशा थर्ड फ्रंट बनाने की बात करते हैं नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी को लेकर। तो अभी देखो तेलंगाना में चुनाव के नतीजे का परिणाम आने के बाद क्या और किस निष्कर्ष पर पहुंचता है विपक्षी एकता। लेकिन हाँ, इतना मोर और लेस कहने का मतलब मेरा यही है कि अभी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि मोदी जी के अगेंस्ट खड़ा हो सके या मोदी जी की करिश्मा के आगे टिक सके। भले ही बीजेपी को कर्नाटक में जो है पराजय झेलना पड़ा है, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज को देखोगे तो आंकड़े लगभग 35-36% का आंकड़ा है। और वो कह सकते हो कि मोदी जी की जो पॉपुलरिटी है वो रैली वगैरह में भी दिख रही थी। अगर कह सकते हो कि मतलब कांग्रेस अगर जीती भी है कर्नाटक में तो 5 से 6% का वोट का डिफरेंस है। और लोकसभा में जब वोटिंग होती है तो आप देखो, जैसे दिल्ली ही देख लो या बिहार ही देख लो, बिहार की 40 में 39 सीटें जो है बीजेपी और उसके अलायंस या एनडीए को मिलती है। लेकिन वह बिहार विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उसका अलग मुद्दा होता है। और लोग जो हैं, खास करके लोकसभा चुनाव की बात करूं या लोकसभा में वोटिंग पैटर्न की बात करूं, तो मोदी जी के फेस वैल्यू पे देते हैं, मोदी जी की पॉलिसी की वजह से मोदी जी को वोट करते हैं। स्पेशली अगर बात करूं तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और आने वाले समय में 2024 तक ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, अभी मोदी जी ने तो अपना पासा फेंका भी नहीं, कि ये खास करके नीतीश बाबू या कांग्रेस या कह सकते हैं कि केजरीवाल जी ये सारे विपक्षियों को एकत्रित कर सके। उधर ममता बनर्जी हो गई, केसीआर हो गए, स्टालिन हो गए, शरद पवार हो गए। शरद पवार तो अपने आप में कह सकते हो कि इतने वरिष्ठ नेता हैं। तो आने वाले समय में देखिए, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को कोई जो है कह सकते चुनौती देने का सामर्थ्य रखता हो। बीजेपी जो है 400 से पार जीतेगी और कोई ऐसा लीडर नहीं है अभी विपक्षियों में जो मोदी जी को टक्कर दे सके, ना ही कांग्रेस में, ना ही आम आदमी पार्टी में, और ना ही जेडीयू में, और ना ही जो है कह सकते हो कि अन्य विपक्षी पार्टियों में। तो आज के लिए इतना ही। मोदी विल बी अनस्टेपेबल, और कह सकते हो ना कि 24 ही नहीं 2029 तक जो है, मतलब 29 का चुनाव भी मोदी के जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और उसमें भी उन्हें विजयी मिलेगा। तो यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव यशस्वी रहे, इनकी सदैव विजय होती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद।